हेलो, वेलकम टू कृष्णा सिंह एकेडमी। और आज का जो वीडियो है वो हमारा रहने वाला है पॉलीहाइड्रोमिनोस के बारे में। आपको पता होगा हमने एमनियोटिक फ्लूइड वाली वीडियो बनाई थी और एक ओलिगोहाइड्रोमिनोस की वीडियो बनाई थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीहाइड्रोमिनोस। एमनियोटिक फ्लूइड के रिलेटेड ही हमारे दो टॉपिक्स थे, ओलिगोहाइड्रोमिनोस एंड पॉलीहाइड्रोमिनोस। ओलिगोहाइड्रोमिनोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, नहीं देखा तो वो देख लेना। पॉलीहाइड्रोमिनोस हमारा क्या है, जब हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, वो जब उसका लेवल जो है वो एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है तब हम उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, आपको पता होगा एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल लेवल कितना है, नहीं पता तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख के आना। और एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है, लिक्वर एमनी। ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, आपके बारे में भी अगर आपको पूछे तो भूलना नहीं है। पॉलीहाइड्रोमिनोस जो है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा मार्क कर देना आप लोग भी। पॉलीहाइड्रोमिनोस इज ऑल्सो नोन एज अ हाइड्रोमिनोस। पॉलीहाइड्रोमिनोस को और कौन सा नाम है, हाइड्रोमिनोस कहते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको लिखे कि शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको हाइड्रोमिनोस के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा हाइड्रोमिनोस है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस है कि पॉलीहाइड्रोमिनोस है। हाइड्रोमिनोस का मतलब ही है पॉलीहाइड्रोमिनोस, यानी कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है। अगर वाइवा में भी पूछे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोमिनोस का मतलब क्या है, हमारा जो लिक्वर एमनी है वो क्या एक्सीड मोर देन 1500 और 2000 ml, 1500 से 2000 ml से भी क्या हो जाता है, हमारा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, पॉली का मतलब है एक्सेसिव और हाइड्रो एमनियोस, एमनियोस का मतलब है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, कितना, 1500 से 2000 ml, कितना हो जाता है, 1500 से 2000 ml से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीजेस फ्रॉम मिलीमीटर टू द लीटर एट 38 वीक्स। एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो वीक्स के अकॉर्डिंग कितना होता है ये आपको पता है। ठीक है, तो इसमें 38 वीक्स में क्या हो जाता है, मिलीमीटर से लीटर तक एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो पहुंच जाता है। नेक्स्ट हमारा है टू चीफ एबनॉर्मलिटीज़ इन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड की दो एबनॉर्मलिटीज़ थी, आपको पता है, एक हम पढ़ चुके हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोस, दूसरी हम अभी पढ़ रहे हैं वो है हमारी पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस के। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया इसके रिगार्डिंग कि वो होता क्या है। अब यहाँ से जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, मेरे साथ साथ रिपीट करना, 2-3 बार रिपीट करोगे अच्छी तरीके से याद रह जाएगा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सिर्फ नोट ओपन करोगे आपको सब कुछ याद आने लगेगा। पॉलीहाइड्रोमिनोस जो है इसमें क्या हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट और एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि हमारा लिक्वर एमनी इनटू द एमनियोटिक सैक मोर देन 2000 ml कॉल्ड द पॉलीहाइड्रोमिनोस। क्या लिखा है इसमें, एमनियोटिक फ्लूइड, उसका दूसरा नाम लिक्वर एमनी। ठीक है, हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो लेवल है वो कितना बढ़ जाता है, 2000 ml से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, किसमें, एमनियोटिक सैक में। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पे होता है, एमनियोटिक सैक के अंदर होता है। ठीक है, तो एमनियोटिक सैक में क्या हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है और कितना, 2000 ml से भी ज़्यादा जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक सैक के अंदर जो है वो बढ़ जाता है। उसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, AFI हमारा क्या था, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। STP हमारा क्या था, सिंगल डिपेस्ट पॉकेट। ये दोनों क्या है आपको पता ही है, नहीं पता तो वीडियो देख लेना। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है और सिंगल डिपेस्ट पॉकेट जो है वो 8 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। ये इंडिकेट करते हैं कि भाई एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका लेवल जो है वो बढ़ चुका है एमनियोटिक सैक के अंदर, अब इसका इंटरवेंशन करो। ठीक है, यही इंडिकेट करता है। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पॉलीहाइड्रोमिनोस क्या है, सिंपल चीज़ याद रखो, पॉलीहाइड्रोमिनोस क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बढ़ जाता है एमनियोटिक सैक के अंदर, कितना बढ़ जाता है, 2000 ml से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का रेंज कितना है, 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है और STP हमारा 8 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, और ये दोनों रेंज ही इंडिकेट करती है कि भाई एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, इससे ही हमें पता चलता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट है हमारा इंसिडेंस। इंसिडेंस 1 to 2% इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी, 1 to 2% में देखने को मिलता है, एक रेयर कंडीशन है। मोर कॉमन इन मल्टीपारा देन दी प्राइमी ग्रेविडा। ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या है, जो फर्स्ट टाइम जो है जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव्ड की है। मल्टीपारा मतलब 2 से ज़्यादा बार जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव्ड की होती है। ठीक है, तो मल्टीपारा में जो है ये मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू प्राइमी ग्रेविडा। ठीक है, ग्रेड्स ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोस, अभी इसमें ग्रेड दिए हुए हैं आपको, ये सब कुछ आपको अच्छे से लिखना है अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, 3 ग्रेड्स है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। रिपीट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या है, हमारा जो SDP है उसका रेंज कितना है, 8 to 11 सेंटीमीटर, मॉडरेट में 12 to 15 सेंटीमीटर, सीवियर में 16 सेंटीमीटर से भी बढ़ जाता है,
ये सब क्या इंडिकेट करते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, 80% केसेस में माइल्ड देखने को मिलते हैं, 50% केसेस जो है वो मॉडरेट पॉलीहाइड्रोमिनोस के देखने को मिलते हैं, और 5% केसेस ही जो कि है सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनोस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इटियोलॉजी, यानी कि हमारा कॉजेज ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोस। अब मैं आपको बता दूं इसके कितने कॉजेस हैं। फर्स्ट और मेन इडियोपैथिक, मतलब अननोन कॉज है इसका। ठीक है, ये पता नहीं है कि पता नहीं एग्जैक्ट इसका जो कॉज है ना वो अननोन है, एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता है। एक हमारा है फिटल एनोमलीज, मतलब फीटस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, फिटल की कोई भी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो, कोई कंजेनाइटल एनोमलीज हो, क्रोमोसोम में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हो गया? इडियोपैथिक कॉज हो गया। सेकंड हमारा फिटल एनोमलीज। थर्ड है हमारा मैटरनल कॉजेस। ठीक है, मदर में कोई कॉजेस हो जिसकी वजह से भी पॉलीहाइड्रोमिनोस देखने को मिलता है। फोर्थ हमारा है प्लेसेंटल कॉजेस। क्या है? प्लेसेंटल कॉजेस। फिफ्थ हमारा है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर हो तो भी जो है पॉलीहाइड्रोमिनस देखने को मिलता है। फर्स्ट हमारा क्या है? इडियोपैथिक, एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं है। दूसरा है हमारा फिटल एनोमलीज। तीसरा है हमारा मैटरनल कॉज। चौथा है हमारा प्लेसेंटल कॉज। और पांचवा है हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी। रिपीट करना, ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से याद करना है तो। चलो अब देखते हैं हम फिटल एनोमलीज से हम स्टार्ट करते हैं। 20% जो केसेस हैं वो ड्यू टू दी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, यानी कि कंजेनाइटल एनोमलीज जो है, यानी कि हमारा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो है उसकी वजह से जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, 20% केसेस में जो है वो फिटल कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से पॉलीहाइड्रोमिनोस देखने को मिलता है। कितने परसेंट? 20% केसेस में। और कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन का मतलब है बाय बॉर्न ही अगर कोई भी डिफेक्ट हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो, यानी कि हमारा एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हो, या फिर कोई फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो, जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमिनोस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि फिटल एनोमलीज में कितने कितने कॉजेज है जिसकी वजह से देखने को मिलते हैं। अब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से आपको पता चल गया। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मतलब कोई भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट, यानी कि आपका कोई भी ऑर्गन जो है वो ठीक से जो है वो बना नहीं होगा, इसकी वजह से देखने को मिलता है। जैसे कि आपका हो गया क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट का मतलब क्या है? कि वो ऑर्गन तो सही से बना होगा, लेकिन जो फंक्शन करना चाहिए वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। अगर अच्छी तरीके से क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट बना होगा, लेकिन अगर जो ब्रेन ही है वही अगर सही से सिग्नल नहीं दे पाएगा तो वो स्वेलो कैसे करेगा? ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है? देखने को मिलते हैं हमें पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो फर्स्ट से हम देखते हैं एनेंसेफेली। एनेंसेफेली का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। अब जो 50% केसेस है वो इस वजह से जो है वो देखने को मिलते हैं ड्यू टू दी एनेंसेफेली। ठीक है, एनेंसेफेली मीन्स एब्सेंस ऑफ क्रेनियम ड्यू टू दी डायरेक्ट और एक्सपोज्ड मेनिंजाइटिस। डायरेक्ट और एक्सपोज मेनिंजाइटिस की वजह से एब्सेंस ऑफ फीटल स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। अभी मैं आपको ना एक शॉर्ट में समझा देती हूँ कि यहाँ पे सब कुछ क्यों लिखा है। देखो, अगर आपने एमनियोटिक फ्लूइड वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि फीटल में जो एमनियोटिक फ्लूइड सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। फीटल क्या करता है? हमारा यूरिन को पास करता है। ठीक है, वही यूरिन जो है क्या बनता है? एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। वही क्या करता है बेबी? उसको फिर से वो स्वेलो करता है, फिर से यूरिनेशन के थ्रू यही जो प्रोसेस है वो शुरू रहती है। ठीक है, क्या किया फीटस ने? यूरिन पास किया। ठीक है, उसी में से हमारा एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, उसी को वो स्वेलो करके एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, फिर वही यूरिनेशन, यही प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। मान लो अगर स्वेलोइंग रिफ्लेक्स ही नहीं होगा, ठीक है, फीटस जो है वो स्वेलो ही नहीं कर पाएगा, तो यूरिन क्या करेगा? बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। और यूरिन बढ़ेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड भी तो बढ़ेगा ना। हमारा एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब फीटल जो है उसको स्वेलो ही नहीं कर पाएगा तो उसका लेवल जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। और बढ़े हुए एमनियोटिक फ्लूइड को तो हम पॉलीहाइड्रोमिनोस कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब देखो, अब समझ में सब कुछ आ जाएगा। एब्सेंस ऑफ फीटल स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, मतलब फीटल जो है वो स्वेलो ही नहीं कर पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड तो बढ़ेगा ही। सप्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट लीड टू द एक्सेसिव यूरिनेशन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं रिलीज होगा, उसकी वजह से यूरिनेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर यूरिनेशन ज़्यादा है तो एमनियोटिक फ्लूइड भी तो ज़्यादा होगा ना। इसी वजह से तो हम ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्पाइना बाइफिडा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं फिर से एकदम अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट हमारा है ओपन स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, ओपन स्पाइना बाइफिडा जो है ड्यू टू दी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब में अगर डिफेक्ट है उसकी वजह से भी क्या होता है? पॉलीहाइड्रोमिनोस कॉज करता है। कैसे? एमनियोटिक फ्लूइड का जो बैलेंस है वो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल, मीन्स की फीटल स्वेलोइंग एंड यूरिनेशन ड्यू टू द स्पाइनल बाइफिडा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द स्वेलोइंग
दैट्स वाई कॉजेज द पॉलीहाइड्रोमिनोस। आपको पता चल ही गया होगा। देखो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो बैलेंस है वो डिपेंड किस पे करता है, उसके एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल पे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जितना बेबी जो है वो स्वेलो कर, जितना यूरिनेशन होता है, ठीक है, उतना ही बेबी अगर स्वेलो करता रहेगा तो वो बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, जितना यूरिनेशन हो रहा है, जितना एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा है, वही बेबी स्वेलो करके फिर दूसरा यूरिनेशन होगा, फिर एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, फिर वही बेबी क्या करेगा, स्वेलो कर देगा, फिर से यूरिनेशन होगा। ठीक है, तो ये एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिफेक्ट होगा, कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होगी, तो क्या होगा, बेबी जो है वो अच्छे से स्वेलो नहीं कर पाएगा, और बेबी जो है वो स्वेलो नहीं कर पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, बढ़ता रहेगा, जिसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसोफेजियल और डिओडेनल एट्रेसिया। इसमें आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है। क्या मैंने बताया था आपको, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो जिसकी वजह से अगर बेबी जो है वो स्वेलो नहीं कर पाएगा, इसी वजह से। दूसरा हमारा था एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिनेशन ज़्यादा होगा। अभी यूरिनेशन ज़्यादा है तो एमनियोटिक फ्लूइड भी तो ज़्यादा बनेगा ना। और कोई भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट होगा, कोई भी फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। थर्ड हमारा है इसोफेजियल और डिओडेनल एट्रेसिया। इसमें क्या है, जो क्लोज होगा या फिर जो है वो भी डेवलप्ड नहीं हुई होगी प्रॉपरली हमारी इसोफेजियल और डिओडेनल एट्रेसिया। ठीक है, इसोफेजियल और डिओडेनल जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होगी, प्रिवेंटिंग द स्वेलोइंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। सब में यही है कि बेबी जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी वो स्वेलो ही नहीं कर पाएगा तो यूरिनेशन बढ़ता रहेगा, और अगर यूरिनेशन बढ़ता रहेगा यानी कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता रहेगा, इसी को तो हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस। नेक्स्ट हमारा है क्लेफ्ट लिप। अभी ये आपका आ गया स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट। क्लेफ्ट लिप यानी कि नेक मासिस, क्लेफ्ट लिप हो सकता है या फिर नेक मासिस भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है बेबी स्वेलो नहीं कर पाएगा। क्लेफ्ट लिप, ठीक है, उसकी वजह से बेबी जो है अच्छे से वो स्वेलो नहीं कर पाएगा। ये हमारा हो गया एनाटॉमिकल डिफेक्ट, स्वेलो नहीं कर पाएगा तो वो तो बढ़ता ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा है एन्यूप्लॉइड। इसका मतलब है डिक्रीज्ड क्रोमोसोम नंबर। एक हमने देखा था ना स्ट्रक्चरल, एक हमने देखा था क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। अगर क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज़ होगी तो बाकी सारे फंक्शन भी क्या करेंगे, अल्टर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोप्स फिटालिस। इसका मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू 2 फीटल कंपार्टमेंट्स लाइक स्किन और एब्डोमेन। फ्लूइड जो है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, फीटल के किसी भी 2 कंपार्टमेंट में एक्यूमुलेट हो जाता है, या फिर स्किन और एब्डोमेन में जो है वो एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिटालिस। ठीक है, फ्लूइड कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, फीटल के किसी भी 2 कंपार्टमेंट में। यहाँ पे एग्जांपल की तरह लिया है, स्किन या फिर एब्डोमेन में क्या हो जाता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है। इसमें आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप यहाँ तक याद रखो फिर भी ठीक है, और अगर आपको ये दोनों भी लिखने हैं तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिख भी सकते हो। ठीक है, दूसरा कौन सा था, मैटरनल कॉज। मैटरनल कॉज में अगर मदर में कोई भी डिफेक्ट हो, ठीक है, मदर में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जिसकी वजह से भी पॉलीहाइड्रोमिनोस जो है वो देखने को मिलता है। मदर में क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, कार्डियक डिजीज हो सकते हैं, रीनल कॉजेस हो सकते हैं, और 30% केसेस में जो है वो मदर कॉज की वजह से पॉलीहाइड्रोमिनोस देखने को मिलता है। फीटस की वजह से 20% देखने को मिल रहा था ना, फीटस की वजह से 20% केसेस में जो है वो फीटस की वजह से पॉलीहाइड्रोमिनोस कॉज कर रहा था। ठीक है, और 30% केसेस जो है वो मदर की वजह से पॉलीहाइड्रोमिनोस कॉज कर रहे हैं। ठीक है, याद रह गया, फीटस की वजह से 20%, मदर की वजह से 30%। ठीक है, 50 तो हमारा यहीं खत्म हो गया। इंक्रीज मैटरनल ब्लड शुगर। अगर मैटरनल ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज होगी तो फीटल शुगर भी तो इंक्रीज होगी। ठीक है, और फीटल डायूरेसिस हो जाएगा, और जिसकी वजह से हाइड्रोमिनोस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एकदम ईजी है, ये वाला एकदम शॉर्ट है। मैटरनल कॉज एकदम शॉर्ट है, सिर्फ हमारा फीटल कॉज था ना वही हमारा थोड़ा लेंथी था, बाकी ये हमारा एकदम शॉर्ट है। आप बिल्कुल इस तरीके से लिखना ताकि आपको एकदम अच्छे से मार्क्स मिल सके। थर्ड हमारा प्लेसेंटल कॉजेज, मैंने आपको बताया था, कोरियो एंजियोमा ऑफ प्लेसेंटा। इसका मतलब मैं आप समझाती हूँ, डोंट वरी। कोरियो का मतलब है हमारा कोरियन, एंजियो का मतलब है हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, बेनाइन वास्कुलर ट्यूमर ऑफ प्लेसेंटा, एक जो है बेनाइन जो ट्यूमर है, ठीक है, प्लेसेंटा की वेसल्स में वो बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमिनोस जो है वो कॉज करता है। ठीक है, प्लेसेंटल डिफेक्ट की वजह से भी पॉलीहाइड्रोमिनोस जो है वो कॉज हो सकता है। बेनाइन ट्यूमर बन जाती है कहाँ पे, प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स में। प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स में एक बेनाइन यानी कि हमारी सादी ट्यूमर जो है वो बन जाती है, इसकी वजह से भी ये क्या कॉज करता है, पॉलीहाइड्रोमिनोस। अब हमारा है मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब 10 टाइम से ज़्यादा बार। ठीक है, अगर ये कॉमन कंडीशन जो है वो होती रहती है तो ये मतलब चांसेस है कि ये और भी होती रहेंगी। अगर किसी में अगर प्रीवियस हिस्ट्री हो पॉलीहाइड्रोमिनोस की, ठीक है, फिर भी चांसेस है कि ये जो है वो कंटिन्यू रहेगी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में तो एक है ही, ठीक है, वो देखने को ही मिलता है। और एक किस में कॉमन है, हाइड्रोमिनोस कॉमन किस में है, जो मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं ना, इसमें जो है
पॉलीहाइड्रोमिनोस कंडीशन कॉमन है, किसमें? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। और लास्ट मैंने क्या बताया था? एग्जैक्ट कॉज तो इसका अननोन ही है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके क्लिनिकल टाइप्स। क्लिनिकल टाइप्स में इसके 2 मेन टाइप्स है। एक है आपका एक्यूट, दूसरा है आपका क्रॉनिक। एक है आपका एक्यूट, दूसरा है आपका क्रॉनिक। ये भी आपको पूछ सकते हैं, चाहे आपको पॉलीहाइड्रोमिनस पूरा ना पूछे, लेकिन अगर आपको पूछे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोमिनोस या फिर टाइप्स ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोस, तो आपको इसको डिटेल में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। चलो अब हम देखते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस। एक्यूट में क्या है? जो सडनली देखने को मिलता है, क्या? सडनली एंड रैपिडली इंक्रीज हो जाता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एक्यूट में क्या है? एकदम सडनली इंक्रीज हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड, और ये जो है यूजुअली सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में। एक्सेसिव इंक्रीज इन एमनियोटिक फ्लूइड, ये तो हमें पता ही है, और ये जो है ये मोर सीरियस कंडीशन है। ठीक है, ये क्या है? मोर सीरियस कंडीशन है। एक्यूट हमारी जो है मोर सीरियस कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इसमें रैपिडली इंक्रीज होता है ना एमनियोटिक फ्लूइड, एकदम रैपिडली। तो हम इंटरवेंशन भी इसको कैसे कर पाएंगे? अगर हमें पता होगा कि भाई ये स्लोली इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसका कुछ ना कुछ तो इंटरवेंशन तो कर ही लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा। लेकिन इसमें तो अभी सडनली इंक्रीज हो रहा है, मतलब एकदम रैपिड कंडीशन है ये। ठीक है, यूजुअली इन सेकंड ट्राइमेस्टर देखने को मिलती है, और ये मोर सीरियस है। क्रॉनिक में क्या है? स्लो ऑनसेट है, मतलब एकदम स्लोली जो है वो इंक्रीज होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और ये जो है यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो देखने को मिलता है। कब? थर्ड ट्राइमेस्टर में। ये कब देखने को मिल रहा था? एक्यूट सेकंड ट्राइमेस्टर में, और ये कब देखने को मिल रहा है? थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, एकदम अच्छे से अटेंशन के साथ देखो, सब कुछ याद रह जाएगा अभी के अभी। ठीक है, एक्यूट कब देखने को मिल रहा था? सेकंड ट्राइमेस्टर में। क्रॉनिक कब देखने को मिलेगा? थर्ड ट्राइमेस्टर में। इसका ऑनसेट जो है वो स्लो होता है, और ये जो है बेटर है कंपेयर टू दी एक्यूट। ठीक है, एक्यूट के कंपेयर में जो है ये एकदम बेटर है, मतलब इतना भी ज़्यादा इसका सीरियस नहीं, मतलब ये जो है इतना भी सीरियस नहीं है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट। एक्यूट क्या था हमारा? सडनली इंक्रीज़ हो रहा था एमनियोटिक फ्लूइड, सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा, इंक्रीज़ तो हो ही रहा है, और ये मोर सीरियस है। ये थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा, स्लोली इंक्रीज़ होगा, और ये जो है बेटर है, मोर सीरियस नहीं है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट। अब इसके बारे में जो है थोड़ा डिटेल में भी है, लेकिन ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप लोग मुझे बता सकते हो। थैंक यू।